नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए जीएस क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास को देख रहे हैं। दूसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। शुरुआत करते हैं जहां से हमने कल जहां पर हमने समाप्त किया था। शुरुआत करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो सबसे बेस्ट जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की, या अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और आर्थिकी 2020 की पीडीएफ लेना है तो वो उपलब्ध है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और लिख देना है नोट्स या करंट अफेयर नोट्स जो आपको चाहिए। देखिए, अगर आप लोग इधर उधर परेशान हैं, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो अब आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से सबसे बेस्ट आप लोग मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। सबसे बेस्ट मटेरियल आप लोग यहाँ पर पाएंगे। इस समय 40% छूट चल रही है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। और याद रखिएगा, एक ऐसी नोट्स जिसको लास्ट समय में पढ़कर आपका प्री आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में 1915 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये अक्सर पूछता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने 1925 में की थी। वाय काम सत्याग्रह, ये देखिए मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, 1924 में हुआ था केरल के त्रावणकोर में। और इसको करने वाले दो लोग प्रमुख थे, के माधवन और कलप्पन। राष्ट्रीय उदारवादी लीग 1918 में तेज बहादुर सप्रू और विपिन चंद्र पाल ने मिलकर इसको गठित किया था। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दो जगह स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद की, तो ये अक्टूबर 1920 में एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा गठित की गई थी। जबकि भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सितंबर 1924 में कानपुर में सत्यभक्त द्वारा हुई थी। जितने भी मैं आपको वन लाइनर करवा रहा हूँ, यकीन मानिए अगर आप लोग इसी को सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट मिलाकर आसानी से मिल जाएंगे। प्लस करंट अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए मेरे नोट्स को ज़रूर फॉलो करें और उसको तुरंत लें, देर न करें। देखिए, आप लोग इधर उधर भटकते रहेंगे, हमेशा भटकते रहेंगे, हमेशा आप लोगों को असफलता मिलती रहेगी। एक बार इसको भी लेकर देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1925 में सत्यभक्त ने इसकी भी स्थापना की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में पश्चिम बंगाल में मानवेंद्र नाथ राय या एम एन रॉय ने मिल किया था इसका गठन। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 में सौमेंद्र नाथ टैगोर ने इसका गठन किया था। देखिए, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन की। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, 7 सदस्यीय था और ये 1928 में भारत पहुंचा। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, और उसका विरोध का सबसे प्रमुख कारण क्या था कि जो ये 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय सर्वप्रथम मद्रास अधिवेशन में 1927 में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंसारी ने की थी। ओके, साइमन कमीशन का समर्थन जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद शफी ने किया था। साइमन कमीशन के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये 8 सदस्यीय थी और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, और ये इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में तैयार किया था। यानी इसकी स्थापना इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा, देखिए ये आरओ में एग्जाम में आया था और कुछ लोग इसको गलत तरीके से देख रहे थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी में सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था या रखा गया था। ओके, 31 दिसंबर 1929 को इसी लाहौर अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था, और भारत द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ओके,
पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाए जाने के कारण ही जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया। उसका कारण यही था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ पूर्ण स्वराज प्राप्ति हेतु। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वप्रथम दांडी मार्च हुआ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा करके नमक कानून तोड़ा और उनके साथ कुल 78 लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। ओके। और इसी दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखिए बहुत सारे आंदोलनों से सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें एक प्रमुख था खुदाई खिदमतगार, या जिसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। 1928 में इसका गठन इन्होंने पेशावर प्रांत में किया था। इसके अलावा जियाल रंग आंदोलन, ये मणिपुर की रानी गौडिल्लू द्वारा चलाया गया था और मणिपुर की रानी गौडिल्लू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जितने मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सिर्फ सुन लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुंबई में केंद्र धरसाना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन एकमात्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था, क्योंकि वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का तमिलनाडु में नेतृत्व राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी ने त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। उड़ीसा में इसका नेतृत्व गोपचंद्र बंधु चौधरी ने किया। गांधी जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए तब सविनय अवज्ञा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। इसी के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930-31 में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? हिंदू महासभा की तरफ से मुंजे और जयकर ने भाग लिया। सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया। व्यवसायियों की तरफ से होमी मोदी ने भाग लिया। उदारवादियों की तरफ से टीबी सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिया, जबकि एंग्लो इंडियन की तरफ से केटी पाल ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है ये। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ। गांधी इरविन समझौते की मंजूरी कब मिली? 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और देखिए गांधी इरविन समझौते में ही ये कहा गया था कि कांग्रेस अब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। उसी के फलस्वरूप द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ, उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया और वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे लंदन। मैकडोनाल्ड अवार्ड अगस्त 1932 में। मैकडोनाल्ड अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 1932 में इसकी घोषणा हुई। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब किया? 1932 में एरवदा जेल में पृथक निर्वाचन के विरोध में। पूना समझौता 1932 में हुआ। पूना समझौते में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। पहला, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सीटों की संख्या में 71 से 147 हो गई, 71 से बढ़कर, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि की गई। देखिए पूना समझौता को दिल्ली गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको दिल्ली समझौता के गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, या जिसको हरिजन सेवक संघ कहते हैं, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष GD बिड़ला थे, घनश्याम दास बिड़ला। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। 1937 के प्रांतीय चुनाव, जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत 5 प्रांत में मिला था। ये अक्सर पूछता है किस किस प्रांत में? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। जबकि असम और NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, इसमें भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। यानी कुल मिलाकर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ओके, इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार कहाँ नहीं बनाई? बंगाल और पंजाब और सिंध, इन 3 जगह कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी। कांग्रेस जो सरकार बनी थी, इसके मंत्रिमंडल का कार्यकाल कुल 28 माह था, और 28 माह के बाद कांग्रेस ने जब त्यागपत्र दिया 22 दिसंबर 1939 को, तब इसी की खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। ये अक्सर पूछता है। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने हरिपुरा अधिवेशन सूरत में इसकी स्थापना की थी।
त्रिपुरी जब अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1939 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने थोड़ा सा विवाद होने के कारण बीच में ही इसकी अध्यक्षता छोड़ दी थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पाकिस्तान का सृजन रहमत अली ने किया था, जबकि द्विराष्ट्र सिद्धांत का समीकरण मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ओके। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में लॉर्ड लिथगो ने लाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम से इसको शुरुआत किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया और इसको एक उत्तर दिनांकित चेक या जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है वो गांधी जी ने इसके बारे में कहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1937 में बंगाल के फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव 7 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत हुई थी, जिसमें जो सभी प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन में जितने नेता गिरफ्तार हुए थे उनको अलग अलग जेल में रखा गया था, जिसमें गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां महल पूना जेल में रखा था और गांधी जी ने 1943 में यहाँ पर 21 दिन का उपवास किया था। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन में अवैध रेडियो स्टेशन ऊषा मेहता द्वारा चलाया गया, जिससे राम मनोहर लोहिया बोलते थे। भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, लोहिया और अरोड़ा आसफ अली ने किया था। अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे लंबी सरकार सतारा की सरकार थी। नाना पाटिल और चौहान द्वारा यह सरकार चलाई गई थी, जबकि प्रथम समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया में हुई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध हिंदू महासभा, राजगोपालाचारी और ईसाइयों ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद राजगोपालाचारी फार्मूला आया 1944 में। इसके बाद लियाकत अली और देसाई प्लान आया 1945 में। इसके बाद बेबेल योजना, जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1945 में आया और शिमला सम्मेलन को अबुल कलाम आज़ाद ने जल विभाजक कहा। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात की थी। हालांकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की बात को स्पष्ट रूप से नकार दिया था। और जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात की थी उसमें कुल 389 सदस्य होने थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से। संविधान सभा 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें उन 296 में से 205 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। देखिए, भारत की जो प्रथम अंतरिम सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्य थी, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को, जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल, और ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। अंतरिम सरकार में गृह और सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान ने संभाला था जिम्मेदारी, और ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई थी। एटली ने ही घोषणा की थी कि 1948 तक हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे, भारत को छोड़ देंगे। हालांकि उससे पहले ही भारत आज़ाद हो गया था। माउंटबेटन योजना फिर जून 1947 में आई और इसी योजना में भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया और असम के सिलहट में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे।
देखिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत उस समय तत्कालीन जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब वो उस समय भारत के साथ नहीं थीं, लेकिन उसके बाद उनका भारत में विलय किया गया। सबसे पहले कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को किया गया, हरि सिंह द्वारा, जब उन्होंने एक पत्र पर साइन किया। हैदराबाद का भारत में विलय किया गया 1 नवंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत, अक्सर पूछता है। जबकि जूनागढ़ का भारत में विलय 20 फरवरी 1949 को किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था, जबकि इसके प्रथम सेनापति सुभाष चंद्र बोस थे। सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका मुख्यालय रंगून था। झांसी रानी रेजिमेंट, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, अक्सर पूछा जाता है ये। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जब मुकदमा 1945 में हुआ था तब उसको लड़ने के लिए बचाव पक्ष के वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर गठित 2 प्रमुख समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक शाहनवाज समिति 1956 में और मनोज मुखर्जी आयोग 1999 में। ये दोनों समितियां अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, ये 2 वीडियो में मैंने आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म कर दिया है। अब कल भी अभी आधुनिक इतिहास ही चलेगा, लेकिन कल जो आधुनिक इतिहास चलेगा उसमें जैसे अंग्रेज़ जब भारत आए उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, जो समाचार पत्रों का विकास हुआ, इसके अलावा जो प्रमुख धार्मिक आंदोलन हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय से संबंधित स्वामी दयानंद, ये जो इम्पोर्टेंट है 1857 का विद्रोह हुआ, इन सबको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, नमस्कार।